जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। स्वागत है सभी लोगों का C++ प्रोग्रामिंग के नए सीरीज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कहना था कि सर C++ प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसको ध्यान में रख करके पूरा एक सीरीज चला दीजिए, जिससे कोई भी स्टूडेंट जब उसको मन करे तब देखे और सारा चीज़ उसको अच्छे से याद आ जाए, सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो हम एक C++ प्रोग्रामिंग का एक पूरा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें केवल प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए टर्म्स एक अलग प्लेलिस्ट में हम आपको देंगे। थ्योरी वाला पार्ट तो एक है रहेगा ही रहेगा, उसके अलावे ये रहेगा। तो चलिए उसी को ध्यान में रख के हम C++ प्रोग्रामिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ। तो चलिए, अगर हमें प्रोग्राम बनाना है ना C++ में, मान लो पहला कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दे दिया, फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए दे दिया, तो उसके लिए देखिए प्रोग्राम को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो तरीका हुआ कि बिना क्लास का यूज किए हुए, ये पुराना तरीका है, ओल्ड तरीका है। और दूसरा जो हुआ क्लास का यूज करके, और ये मॉडर्न तरीका है, मतलब ये लेटेस्ट तरीका है, इसी का यूज करके ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं। दोनों तरीका से हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला तरीका सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। फॉर प्रोग्रामिंग वी नीड सॉफ्टवेयर। तो देखिए ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो पॉपुलर है उसमें हम लोग बात करेंगे। तो या तो आपके सिस्टम में टर्बो C++ डाउनलोड किया हुआ रहना चाहिए। ये ओल्ड तरीका है, लोग मतलब ये समझिए कि ये ऐसा बाइक है जो पैर से स्टार्ट करना पड़ता है, किक से स्टार्ट करना पड़ता है, वैसा चीज़ हो गया, है ना। और इसमें जो कमी रह गया उसको ये सब करके फिर बाद में हम लोग को यहाँ पे एक कुछ लोग जो यूज करते हैं VS कोड एडिटर में काम करते हैं, और हम भी इसको पसंद करते हैं VS कोड एडिटर वाले को, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस होता है। एक लेटर टाइप करिएगा तो उससे जुड़े हुए सारे टर्म्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो मतलब ये समझिए कि VS कोड एडिटर मतलब एक नया तरीका हो गया। ये भी सॉफ्टवेयर का ही नाम हुआ VS कोड एडिटर। कैसे इसको लाना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, दोनों के बारे में हम बता देंगे, है ना। और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कुछ नहीं करना है। और चलिए, तो ये इसमें क्या हो गया, ये VS कोड एडिटर मतलब ऐसा समझो कि इसमें डिस्क ब्रेक है या पावर ब्रेक है, ऐसा समझो, है ना। पूरा एकदम बटन से स्टार्ट करने वाला सेल्फ स्टार्ट है, ऐसा चलो मान के चलो, ज़्यादा सुविधा है इसमें। तो हम दोनों में ही बता देंगे, जिसमें आपको बाद में सुविधा लगेगा उसमें बना सकते हैं। तो टर्बो C++ अगर हमारे सॉफ्टवेयर में होना चाहिए तो इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल में लिखिएगा डाउनलोड टर्बो C++, डाउनलोड हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद का कहानी हम आगे बताते हैं कि कैसे आप टर्बो C++ में काम करेंगे। एकदम पूरा सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग सारा चीज़ देख लेंगे। पहले ही टर्म में इसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको टर्बो C++ कहाँ है। तो टर्बो C++ हमारा इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आइकन बना हुआ है। अगर आइकन नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं टर्बो C++। यहाँ पे बना हुआ है इसलिए हम यहीं पे डबल क्लिक किए। फिर यहाँ स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो फाइल में हम न्यू ले लेंगे, जहाँ पे हम लोग काम करेंगे, और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन मेरा जो है वो बड़ा हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले, है ना, सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल लिखना पड़ता है। तो हेडर फाइल क्या होता है ये सब सारा चीज़ हम आपको बता देंगे थ्योरी वाले पार्ट में। मतलब अभी हम एक बेसिक फॉर्मेट हम आपको बता दे रहे हैं कि ये चीज़ आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है आपको लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहला हेडर फाइल जो हम लिखे यहाँ पे लिखे हुए हैं #include iostream.h, और दूसरा हेडर फाइल जो हम लोग लिखे #include conio.h। हम सारे चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे void main, फिर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दे देंगे, और इसको नीचे ले जा करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से CLRSCR यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर उसके नीचे यहाँ पे आके आप लिखेंगे get ch। ये बेसिक फॉर्मेट हो गया, है ना। ये जो है बेसिक फॉर्मेट हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना आपको लिखना ही लिखना है ना, इतना आपको लिखना ही लिखना है। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि इसमें और क्या कर सकते हैं, कि हम इसमें iostream क्यों लगाए हुए हैं, कोनियो क्यों लगाए हुए हैं, तो धीरे धीरे सारा चीज़ आपको समझा देंगे। थ्योरी पार्ट में ऐसे हम बता देंगे। जो भी हेडर फाइल लगाते हैं तो मतलब समझिए उसके अंदर का कोई भी फंक्शन नीचे हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे conio.h लगाए हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ कंसोल इनपुट आउटपुट।
इसको लगाने का मतलब हुआ इसके अंदर के जुड़े हुए कोई भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अगर इसको नहीं लगाते हैं तो इसके अंदर का फंक्शन हम यूज नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं CLRSCR conio.h का है, गेट CH भी कहाँ का है तो conio.h का है। अगर हम इसको लिख दिए हैं तो इसके अंदर का कोई भी फंक्शन कितने बार भी यूज कर सकते हैं। यानी कि EV फंक्शन conio का है और EV फंक्शन conio का है तो 2 बार हम conio लिखेंगे ऐसा नहीं है, एक बार लिख दिए तो कितने बार भी हम यूज कर सकते हैं कोई भी फंक्शन। IO स्ट्रीम हम लोग इसलिए लिखे हैं ताकि जो सी आउट और सी इन का जो टर्म है उसको हम लोग यूज कर सकें। सी आउट का काम क्या होता है कि स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ अगर प्रिंट करवाना हो उसके लिए सी आउट हम लोग प्रयोग करते हैं। सी आउट कुछ भी चीज़ अगर छपवाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं। और सी आउट के फॉर्मेट क्या होता है, देखिए डबल लेस देन ये आउटपुट ऑपरेटर हुआ और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी आप लिखेंगे वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे क्या होगा, वो प्रिंट होगा, है ना। इसका ये फॉर्मेट हो गया। इसका फुल फॉर्म हुआ कंसोल आउटपुट। आगे हम आपको बताएंगे कि कंसोल आउटपुट क्या होता है, कंसोल इनपुट क्या होता है ना। मॉनिटर पर आउटपुट का प्रिंट होना कंसोल आउटपुट कहलाता है, मॉनिटर पर आउटपुट का प्राप्त होना कंसोल आउटपुट, है ना। और कंसोल इनपुट क्या होगा, अगर बात कर ही दिए हैं तो कीबोर्ड के सहारे कंप्यूटर को निर्देश देना कंसोल इनपुट कहलाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बताएं कि सबसे पहले हेडर फाइल होगा, है ना। फिर उसके बाद वॉइड में लिख दीजिए कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग CLRCR सेमीकोलन, हर लाइन में सेमीकोलन है, केवल वॉइड में नहीं है। बाकी चीज़ हम कंसेप्ट बताएंगे कि जहाँ छोटा ब्रैकेट है उसको फंक्शन कहना है, जो छोटा ब्रैकेट है उसको फंक्शन कहना है। और हर फंक्शन का कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे वॉइड मेन का काम है प्रोग्राम का शुरुआत बताना, इस फंक्शन का काम है स्क्रीन को साफ करना, मतलब पहले से कुछ भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे तो उसको मिटा लो। सी आउट का काम है स्क्रीन पे छपवाना, तो ये छपवाने का काम करेगा। गेट CH का काम है आउटपुट को रोक के रखना, एक कैरेक्टर गेट करना, तो इसलिए इसको यूज किए हुए हैं। जब इतना लिख लेंगे तो चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं, फाइल में चले जाइए और इसमें यहाँ पे सेव वाले पे कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो कोई भी नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी नाम जैसे हम राम लिख दें तो एक इस नाम से मेरा सेव हो गया, राम के नाम से ये सेव हो गया। अब इसका हमें आउटपुट देखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करवाना पड़ता है। मतलब इस इंग्लिश से 01 में ये बदल जाए, कोई एरर वगैरह रहेगा तो बता देगा। जैसे ही हम लोग कंपाइल वाले पे किया, शॉर्टकट क्या है यहाँ पे देख भी रहे होंगे, Alt F9 है, या तो डायरेक्ट आप Alt F9 प्रेस करिए, है ना, या उस मीनू में जाके क्लिक करिए, बात एक ही है। सारा चीज़ सही रहने पे सक्सेस लिखेगा। और इसको रन करवाना है तो रन में जाके उस मीनू पे जाइए या Ctrl F9 डायरेक्ट प्रेस करिए, दोनों बात एक ही हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आउटपुट हम लोग का वहाँ पे निप्स एकेडमी आराम से मिल गया। ये गेट CH के चलते रुका हुआ, जब तक कोई नहीं बटन प्रेस करेंगे प्रोग्राम में वापस नहीं जाएगा। कोई भी बटन प्रेस करते हैं प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। फिर से अगर रन करवाते हैं Ctrl F9 प्रेस करते हैं फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये पहला प्रोग्राम हम इसमें कैसे बनाए, वो भी कैसे, बिना क्लास का। इसमें क्लास का यूज हम लोग नहीं किए हुए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। और भी अगर कुछ लिखना रहता तो इस तरह से आप लिख सकते थे, है ना। अगला सी आउट जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दिए जैसे आबादगंज, ठीक है, आबादगंज, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि निप्स एकेडमी और आबादगंज नीचे प्रिंट करेगा। देखिए आबादगंज ठीक उसके बगल में चला गया। अगर आपको उसको नीचे करना है तो 2 उपाय है, यानी कि आबादगंज को नीचे करना है तो इसके ठीक पहले जिस लाइन को नया लाइन में शुरू करना है उसके पहले /n लगा दें, तब पर भी मेरा आ जाएगा नया लाइन में, देखिए। या फिर दूसरा उपाय है कि भाई दबे यहाँ नहीं दे पाए तो इसके पिछले लाइन के अंतिम छोर पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए ठीक अंदर में, इससे भी मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी मेरा काम हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि हम वहाँ भी लगा दिए, देख रहा है ना, और कोई बोला कि वहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए, तो क्या होगा, पहला लाइन प्रिंट करेगा नीचे भेज देगा, फिर /n मिल जाएगा, फिर और नीचे भेज देगा। तो एक लाइन का गैपिंग दिखने लगेगा हम लोग का, कि जैसे y के बगल में जो /n था वो नीचे भेजा, फिर एक और a के पहले /n था उसके चलते एक और लाइन नीचे और आ गया, तो इसलिए एक लाइन का गैपिंग दिखने लगा। अगर एक आध /n और अगर कोई लिखते तो इस तरीक़ा से मेरा क्या होगा कि और 2 लाइन का गैपिंग दिखने लगेगा। समझ रहे बात को, एक जहाँ पे /n मिलेगा वहाँ से वो नीचे भेज देगा। अगर हम थोड़ा सा अगर बात के लिए अगर बात करें तो आप देखिए, मान लो कि यहाँ पे ऐसा था, ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पे /n लगा दें, निप्स के बाद यहाँ पे /n लगा दिए, फिर यहाँ पे एकेडमी, तो कैसा प्रिंट करेगा, निप्स प्रिंट करेगा, उसके नीचे एकेडमी और उसी के बगल में आबादगंज। देखिए यहाँ भी हटा दिए हैं और यहाँ भी हटा दिए हैं, तो ये कैसे आ रहा है, चलिए देखिए, देखिए निप्स और उसके नीचे एकेडमी और उसी के नीचे आबादगंज कैसे आ रहा है, समझ रहे हैं। तो जहाँ पे आप /n लगाएंगे क्या होने वाला है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे।
और मान लो कि अगर देखिए अभी सारा चीज़ सलेक्शन हटा दिए हैं सब जगह से, तो मेरा तो एक साथ आ रहा है। तो आबादगंज को अगर थोड़ा सा बगल में प्रिंट करना है तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग /t, कभी कभी यूज करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि /t का काम क्या है वो हम लोग देख रहे थे अभी। तो /t अगर हम लोग लगा देंगे तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा वो जानने का कोशिश कर रहे हैं। अगर /t यहाँ पे लगा देते हैं तो देखिए इसको अगर हम लोग रन करवाते हैं तो किस तरह से आ रहा है, एकेडमी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे। /t जहाँ पे स्पेस चाहिए इसके पहले भी लगा सकते हैं, आबादगंज के पहले, तो इससे भी आ जाएगा मेरा। अगर यहाँ पे ए के पहले अगर /t नहीं लगा पाए, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सी आउट मतलब क्या हुआ कि निप्स एकेडमी प्रिंट करो, फिर सी आउट आया /t, तो यानी कि जहाँ तक था वहाँ से एकेडमी तक प्रिंट करके रहेगा। तो बगल में स्पेस रख लो, फिर उसके बाद आबादी। लेकिन अगर कोई /t यहाँ पे नहीं दिया तो अगर वो चाहे तो फिर वो कहाँ पे दे सकता है, इस जगह पे भी अगर /t दे दिया तो फिर मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए तब पर भी मेरा काम हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे 2 /t दे दिया तो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस आएगा। तो उम्मीद है चीज़ आप समझ जाएंगे। /n और /t आप अच्छे से समझ गए होंगे, /n और /t अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और हमें बताना है इसमें कि अभी जैसे ये आउटपुट जो आ रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, निप्स एकेडमी और आबादगंज ठीक बगल में आ रहा है। तो आपके पास एक और उपाय है कि ठीक इसके बगल में जहाँ तक वो प्रिंटिंग है सेम टू सेम है, वो डबल कोट्स में रहेगा, ठीक इसके बगल में आप एक वर्ड लिख सकते हैं ENDL। इसका मतलब होता है इंड लाइन। इसका मतलब क्या होता है, इंड लाइन। अब अगर हम लोग इसका कहानी समझाएंगे क्या है, तो क्या होगा, काम शुरू करेगा, स्क्रीन साफ करेगा, निप्स एकेडमी प्रिंट करेगा, है ना, ये जो टर्म है वही प्रिंट करेगा, निप्स एकेडमी प्रिंट करेगा, और इससे क्या करेगा, नीचे भेजवा देगा निप्स एकेडमी। देखो मान लो जहाँ रन करवाएंगे निप्स एकेडमी प्रिंट करेगा, फिर ENDL से वो नीचे भेजवा देगा, फिर तब आबादगंज। यानी कि /n के बदले हम ENDL का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस यही कहानी है। y के बाद नीचे भेजवा दिया, फिर आबादगंज। यानी कि ENDL का कंसेप्ट समझ में आया। /n नहीं रहता तो उसकी जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ENDL हम इस जगह पे भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि भाई जो लाइनिंग जितना छपवाना है वो डबल कोट्स के अंदर, और ENDL देखो अकेला है, देख रहे हैं ना, सेपरेटर लगाया है ऐसा, जो यहाँ पे सी आउट के पास लगाए थे, /n आउटपुट ऑपरेटर का भी कहते हैं इसको, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और बाय द वे अगर यहाँ पे नहीं लगा पाए तो मेरे पास विकल्प क्या है कि जिस लाइन को हम लोग नया में शुरुआत कर रहे हैं ठीक उसके बदले यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर देंगे तो पर भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है ENDL वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि देखिए अभी ये सटा हुआ टर्म आ रहा है, y के नीचे यहाँ पे गया तो यहाँ पे ENDL मिला, तो उस मतलब y तक गया, फिर जो ENDL मिला उससे क्या किया, वो नीचे गया, फिर आबादगंज प्रिंट किया। देखो अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक ENDL और अगर लगा देते हैं तो क्या आएगा बताइए, एक ENDL और लगा दिए तो कैसा दिखने लगा, y तक तो था, y तक था, आबादगंज वाला जो बात गया, देखिए कैसे हो रहा है, आबादगंज के पहले जो ENDL पहला ENDL से नीचे भेजा, उसके बगल वाला ENDL से एक लाइन और नीचे आया, फिर आबादगंज, तो एक लाइन का गैपिंग दिखने लगा। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि ENDL का कहानी क्या है। उम्मीद है /n समझ गए आप अच्छे से। /n हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ना, और उसके बदले ENDL का भी विकल्प है, इंड लाइन, इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ गए। और कभी कभी ये होता है कि जैसे अगर हम C++ में काम कर रहे हैं तो भाई नीचे इतना कैसे पता चलेगा किस चीज़ का काम कर रहे हैं, तो इसमें कमेंट्स भी दिया जा सकता है। कमेंट्स मतलब हुआ कि जो लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, है ना, जो लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना है, रिप्रेजेंट करना है उसके लिए, है ना, कि भाई नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो किस चीज़ के लिए है, तो ये नीचे हम जो क्वेश्चन लिखे हैं किस लिए है कि प्रिंट योर नेम को प्रिंट करवाया है अपना, या जो भी। तो अब इससे क्या होगा, मेरा काम यहीं से होगा, बस यही चीज़ हम लोग को देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि नीचे जो क्वेश्चन बनाया गया हो किस लिए है, कि नाम को प्रिंट करवाने के लिए है, ये इसको देखते के साथ पता चल जाएगा। तो कमेंट्स कैसे देते हैं, देखिए एग्जीक्यूट तो वो लाइन नहीं किया, मतलब एग्जीक्यूट नहीं मतलब इसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। C++ में कंपाइलर जो इसको प्रोसेसिंग करवा रहा है उसको हम कंपाइलर कर रहे हैं, वो इस लाइन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। समझ रहे बात को, तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब अगला टर्म आपको क्या समझना है वो बता रहे हैं। एक तो अगर एक लाइन का है, अगर मान लो कमेंट्स 2 लाइन का रहता कि प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस, ऐसा लिखा हुआ रहता, तो चलो ए लाइन तो कमेंट्स में मना रहा है, लेकिन ई लाइन तो कमेंट्स में नहीं मना रहा है। तो देखिए डबल स्लैश का जो कमेंट्स देते हैं उसका एक लाइन ही असर रहता है, एक से ज़्यादा लाइन है तो फिर हमें फिर से इसमें भी लगाना पड़ेगा ऐसा। तो प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस, यानी कि इस ए लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और एड्रेस वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा काम हो सकता है। या फिर कमेंट ले देने का दूसरा स्टाइल क्या है कि सीधे जहाँ पे स्टार्टिंग जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे स्लैश और स्टार लगाइए,
और फिर उसका अंतिम छोर जो है फिर वहाँ पे स्टार और स्लैश लगाइए। ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट योर नेम ऐसा एंड एड्रेस, ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट योर नेम ऐसा एंड एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, है ना, निप्स एकेडमी अब आते हैं। उम्मीद है बात आप लोग समझ गए होंगे। बगल में क्यों प्रिंट करना हो तो पहले ही बता दिए, मेन हमें समझाना था कमेंट्स लाइन, तो ये कमेंट्स लाइन भी आप समझ गए होंगे। ये कमेंट्स लाइन हम कैसे देते हैं, बस यही पढ़ते के साथ कि प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस करते के साथ ही समझ में आ गया कि नीचे किस चीज़ का काम हो रहा है ना। हम लोग और भी तरीके से काम कर सकते हैं कि जैसे ये तो पहला तरीका समझा दी कि कैसे हम लोग काम करते हैं, कुछ भी चीज़ प्रिंटिंग रहेगा, कितना भी लाइन का रहेगा, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अगर सी आउट में कभी हम लोग ऐसा कर दें कि बीच में आके जैसे मोबाइल चलाते हैं वैसे ही चलाना है, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें स्टार स्टार हम दे दिए, तो जैसे निप्स एकेडमी प्रिंट करना, फिर नया लाइन इसमें भी दे दिए और इसमें भी नया लाइन दे दिए। पहला लाइन में नया लाइन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला लाइन तो ऑटोमेटिक नया लाइन में शुरू में प्रिंट करवे करेगा, उसके पहले प्रिंटिंग का कोई काम हुआ ही नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिक नया लाइन में रहेगा। तो कैसे प्रिंट करेगा, निप्स एकेडमी प्रिंट करेगा, फिर यहाँ स्लैश से फिर नीचे स्टार स्टार प्रिंट करेगा, फिर उसके नीचे आबादी प्रिंट करेगा। उम्मीद है बात सब लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है पहला बेसिक क्वेश्चन आपको कमेंट्स कैसे देना है स्लैश एन स्लैश टी, ये पहला वाला टर्म आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा अगर इसी में एडवांस वाले बात के लिए करेंगे कि VS कोड में कैसे करेंगे, VS कोड वाला भी हम बताएंगे, लेकिन अभी उसको इसमें नहीं बता रहा। अगर यही क्वेश्चन आपका रन टाइम होता, अगर यही क्वेश्चन क्या होता कि रन टाइम रहता कि अपना नाम प्रिंट करवाइए, तो रन टाइम भी हम लोग प्रिंट कर सकते थे। अभी सारा क्वेश्चन जो है कंपाइल टाइम ही हम लोग सीखें, है ना। अगर बोल देता कि आप रन टाइम के लिए भी अगर चाहें तो कर सकते हैं वो इस तरह से, अभी तो वो समझ में थोड़ा नहीं आएगा, अभी उतना ऊपर नहीं चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको लेके चलते हैं कि हमें मान लो कि अगर सम करना है ना। दूसरा क्वेश्चन हम आपको लेके चलते हैं कि मान लो कि फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए इसको देखते हैं। कमेंट्स में वो चला जाएगा लाइन। अगर हमें दो संख्या का सम करना है, मान लो कि एक संख्या मान लो मेरा 5 है, ठीक है, मान लो एक संख्या 5 है और दूसरा संख्या मान लो 7 है। इस दोनों का अगर हमें सम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। अब सोचना होगा कि काम मेरा अगर बिना दशमलव वाला है तो इंट लिखेंगे, और दशमलव रह रहा था तो फ्लोट लिखते हैं, और दो संख्या को जोड़ना है तो दो को तो रहबे करेगा वेरिएबल, उसके अलावा एगो कंटेनर चाहिए, मतलब वेरिएबल ही कहेंगे उसको, मतलब 3 वेरिएबल हमको चाहिए। पहला संख्या को रखने के लिए, बी दूसरा संख्या को रखने के लिए, सी जो है तीसरा संख्या को जोड़ के रखने के लिए रखेगा। और ए वाले में जैसे आपको जो असाइन करना है वो असाइन कर दिए, यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए। बी वाले में जो वैल्यू है वो बी वाला यहाँ पे देके सेमीकोलन कर दीजिए, और सी बराबर जो यहाँ पे है ए प्लस बी कर दीजिए इसको। और यहाँ पे जैसे आप प्रिंटिंग करवाते थे वैसे ही प्रिंट करवा लीजिए। सी आउट में आप यहाँ पे लिखवा लीजिए कि सी आउट में कैसे आप करवाइएगा। यहाँ पे तो लिखिए कि सम बराबर कहाँ से आ जाना, तो सम बराबर सी से आ जाना। अब इसको अगर हम लोग रन करवाते हैं तो देखिए सम बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आप लोग को आ गया होगा। कैसे हुआ, आप इस ABC के जगह पे एक्स वाई जेड भी दे सकते थे। अगर वैसा लिखते तो x बराबर 5 y बराबर जेड x बराबर 5 y बराबर 7 और z बराबर x प्लस वाई और सम बराबर जेड से आ जाओ, आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब अगर हम उसको XYZ भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आपको लिख के ही सिखा रहे हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नाम से नहीं है कि कोई परेशानी होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर XYZ रखते हैं, कुछ दूसरा वैल्यू लिखते हैं ताकि हमको समझ में आए कि अभी वाला मेरा आउटपुट है। मान लो इसको 15 कर दिए तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए XYZ किए 15 और 7 22, आराम से सही आ रहा है हम लोग का। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आना चाहिए। कोई भी नाम हम दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा संख्या रहता, 3 संख्या को जोड़ना रहता तो 4 को वेरिएबल लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको इतना पे करेंगे, बाकी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन दूसरे वाले में देखेंगे। आप इसके बदले अगर n1 n2 भी लिख देते हैं, मान लो इसके लिए n1 लिख दिए, इसके लिए n2 लिख दिए, और इसके लिए अगर आप n3 लिख देते हैं तो ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। n1 जस्ट नाम हो गया, n2 भी क्या हो गया, जस्ट एक नाम हो गया, बक्सा का वेरिएबल का नाम हो गया जिसमें वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। यहाँ n3 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा n1, और यहाँ पे कहाँ से आ जाओ, n2 से आ जाओ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये सम बराबर करके कहाँ गया है, n3 में गया है। तो ऐसा भी आप कम कर सकते हैं,
दूसरा वैल्यू लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अभी वाला है। जैसे हम इसको 15 लिए हैं तो इसको हम 8 कर देते हैं, 15 और 8, ताकि समझ में आए कि अभी वाला मेरा आउटपुट है।